जरा एक पल रुकिए। सच में बस एक पल। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हर छोटी बड़ी बात पर कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी हर मीटिंग, हर डिसीजन, हर प्लान उसी के हिसाब से चलना चाहिए? या फिर कोई ऐसा दोस्त या कॉलीग है जो बिना सोचे समझे बोलता चला जाता है, बीच में रुकता ही नहीं, फिल्टर जैसी कोई चीज उसके डिक्शनरी में है ही नहीं? और रुकिए, एक तीसरी किस्म के लोग भी तो हैं, वो जो हमेशा साइलेंट मोड पर रहते हैं, मीटिंग्स में एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब एक बिल्कुल शॉकिंग और थोड़ा अनकंफर्टेबल सा सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे लोग बेवकूफ नहीं हैं, बल्कि असल में हम ही उन्हें समझ नहीं पाते, तो जी हाँ, प्रॉब्लम उनमें नहीं बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर? थॉमस एरिक्सन की दुनिया भर में धूम मचाने वाली किताब सराउंडेड बाय इडियट्स बस यही गेम चेंजिंग राज खोलती है। और मानिए, ये किताब पढ़ने के बाद आपकी पूरी पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगी। ये किताब बताती है कि लोग इरिटेटिंग या अनोइंग इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो गलत हैं या उनमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब अलग अलग पर्सनैलिटी लैंग्वेजेस में बात करते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि हमें स्कूल कॉलेज में वो लैंग्वेज समझना कभी सिखाया ही नहीं गया। हम मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, लेकिन लोगों को समझने की भाषा वो तो करिकुलम में है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात, इस किताब में कोई भारी भरकम साइकोलॉजी की बातें नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज जो आपका दिमाग घुमा दें, बल्कि एक बेहद सिंपल और प्रैक्टिकल कलर कोड है जो क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताएगा कि कौन रेड पर्सनैलिटी है, वो अग्रेसिव और डोमिनेंट टाइप, कौन येलो है, वो चीयरफुल और टॉकेटिव वाले, कौन ग्रीन है, वो काम और पीसफुल लोग, और कौन ब्लू है, वो डिटेल ओरिएंटेड और परफेक्शनिस्ट टाइप्स। और जानते हैं सबसे मजेदार और आई ओपनिंग बात क्या है? आप ये भी जान पाएंगे कि आप खुद किस रंग के हैं, और यही वो मोमेंट होगा जब सडनली सब कुछ सेंस बनने लगेगा। आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग आपको बिना किसी वैलिड वजह के परेशान कर देते हैं, क्यों कुछ कॉलीग्स के साथ काम करना टॉर्चर लगता है, और क्यों कुछ रिश्तों में बात बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि 1. आपके रिश्ते, चाहे वो घर के हों या ऑफिस के, नेचुरली आसान और स्मूथ हो जाएं, कम्युनिकेशन में वो ऑकवर्डनेस और टेंशन खत्म हो जाए, लोग आपको डिफिकल्ट या मुश्किल इंसान लगना बिल्कुल बंद कर दें, आप हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएं, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सीरियसली स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस किताब के कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपकी पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाए। हो सकता है आप ये कहना बंद कर दें कि यार मैं तो बेवकूफों से घिरा हूं, और कॉन्फिडेंस के साथ कहना शुरू कर दें कि अब मैं लोगों की साइकोलॉजी समझ गया हूं और ये समझ मेरी सबसे बड़ी पावर है। तो तैयार हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, परिचय और व्यवहार के रंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में कंट्रोल लेना चाहते हैं, कुछ हर बात को फन और एनर्जी से भर देते हैं, कुछ शांति और रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हैं, जबकि कुछ बिना फैक्ट्स और लॉजिक के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते? थॉमस एरिक्सन इसी सवाल से इस अध्याय की नींव रखते हैं। वे हमें एक बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क से परिचित कराते हैं, DISC मॉडल। इस मॉडल के अनुसार इंसानी व्यवहार को 4 रंगों में समझा जा सकता है: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। ये रंग किसी इंसान की पूरी पर्सनालिटी नहीं बताते, बल्कि उसके डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न को दर्शाते हैं। एरिक्सन साफ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह एक ही रंग का नहीं होता, लेकिन अक्सर 1 या 2 रंग सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं, और यहीं से दूसरों को समझने की असली शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि ये मॉडल स्वीडिश मनोवैज्ञानिक विलियम मॉर्टन मार्स्टन के शोध पर आधारित है, जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि लोग एक जैसी सिचुएशन में भी अलग अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। कोई प्रेशर में अग्रेसिव हो जाता है, कोई जोक बना देता है, कोई चुपचाप एडजस्ट कर लेता है, और कोई हर चीज को एनालाइज करने लगता है। असल में ये फर्क हमारे अंदर के रंग की वजह से होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझना शुरू कर दें, तो कम्युनिकेशन अपने आप बेहतर हो जाती है। जब आप किसी के व्यवहार के पीछे का रंग पहचान लेते हैं, तो आप जान जाते हैं कि उससे कैसे बात करनी है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। यही वजह है कि DISC मॉडल सिर्फ साइकोलॉजी की थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ टूल है, जो वर्क प्लेस, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ हर जगह काम आता है। संक्षेप में, ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि दुनिया अजीब लोगों से नहीं भरी हुई है, बल्कि अलग अलग रंगों से बनी हुई है, और जैसे ही आप इन रंगों को पहचानना सीख जाते हैं, लोगों से निपटना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार और आसान हो जाता है। अध्याय 2, लाल व्यवहार, प्रभुत्व और निर्णायकता। लाल व्यक्तित्व वाले लोग जिंदगी को एक्शन मोड में जीते हैं। इनके लिए सोचने से ज्यादा जरूरी होता है करना। ये लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं,
गोल गोल बातों में समय बर्बाद नहीं करते और हर हाल में रिजल्ट चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा इनके लिए डर नहीं बल्कि ईंधन होती है। जहां दूसरे लोग सोच रहे होते हैं क्या होगा, वहीं लाल व्यक्तित्व वाले लोग कह रहे होते हैं चलो करके देखते हैं। तेज निर्णय लेना, जोखिम उठाना और आगे बढ़कर नेतृत्व करना इनके स्वभाव में होता है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि लाल व्यक्तित्व के लोग अक्सर लीडरशिप रोल्स में क्यों नजर आते हैं। वजह साफ है, इनमें आत्मविश्वास होता है, दिशा देने की क्षमता होती है और काम को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून होता है। ये लोग लक्ष्य को साफ देखते हैं और फिर बिना रुके बिना डरे उस पर सीधा निशाना लगाते हैं। टीम को चलाना हो, मुश्किल फैसला लेना हो या संकट की घड़ी में कमान संभालनी हो, लाल व्यक्तित्व वाले लोग वहीं चमकते हैं। लेकिन हर ताकत के साथ एक चुनौती भी आती है। लाल व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सीधी और ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकती है। जो बात इनके लिए ईमानदारी और स्पष्टता होती है, वही दूसरों को कभी-कभी आक्रामक, कठोर या असंवेदनशील लग सकती है। इन्हें भावनाओं से ज्यादा फैक्ट्स और आउटकम्स दिखाई देते हैं, इसलिए ये अनजाने में लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। असल में लाल व्यवहार शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जब इस शक्ति के साथ थोड़ा सा धैर्य, सुनने की आदत और एम्पैथी जुड़ जाए, तो यही लाल व्यक्तित्व सिर्फ बॉस नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर बन जाता है। DISC मॉडल हमें यही सिखाता है कि लाल लोगों को बदलने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है, क्योंकि जब इनकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। अध्याय 3, पीला व्यवहार, प्रभाव और उत्साह। पीले व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी कमरे में कदम रखते ही माहौल को जिंदा कर देते हैं। ये लोग सोशल, क्रिएटिव और जबरदस्त ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बातें करना, हंसना, नए आइडियाज शेयर करना और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना इन्हें बेहद पसंद होता है। इनके चेहरे की मुस्कान और आवाज का जोश अपने आप में एक एनर्जी बूस्टर जैसा होता है। एरिक्सन बताते हैं कि पीले व्यक्तित्व के लोग बॉर्न कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो शब्दों से नहीं बल्कि अपने एंथुजियाज्म से दूसरों को प्रभावित करते हैं। टीम में पीले लोग किसी स्पार्क की तरह होते हैं। जहां माहौल डल हो, वहां ये पॉजिटिविटी और मोटिवेशन भर देते हैं। ये लोग बड़े सपने देखते हैं, पॉसिबिलिटीज पर भरोसा करते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। इनके साथ काम करने पर काम बोझ नहीं लगता बल्कि एक एक्साइटिंग जर्नी जैसा महसूस होता है। लोग इन्हें इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इनके पास लॉजिक से ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होता है। हालांकि हर रंग की तरह पीले व्यवहार की भी कुछ चुनौतियां हैं। कभी कभी ये लोग डिटेल्स को नजरअंदाज कर देते हैं, प्लानिंग से ज्यादा एक्साइटमेंट पर ध्यान दे बैठते हैं और डिसिप्लिन की कमी दिखा सकते हैं। लंबे समय तक एक ही काम पर फोकस बनाए रखना इनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें सही स्ट्रक्चर और दिशा मिल जाए तो यही लोग असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पीले व्यक्तित्व वाले लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं। इनके लिए अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन और सोशल एक्सेप्टेंस बहुत मायने रखती है। जब इन्हें सराहा जाता है तो ये दो गुनी ऊर्जा के साथ चमकने लगते हैं। सच कहें तो पीले लोग जिंदगी में रंग भरने वाले लोग होते हैं, जो यादें बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और हर सफर को थोड़ा और खुशहाल बना देते हैं। अध्याय 4, हरा व्यवहार, स्थिरता और सहयोग। हरे व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी समूह की शांत आत्मा होते हैं। ये लोग नेचुरली काम, रिलायबल और बेहद सपोर्टिव होते हैं। जहां बाकी लोग आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं, वहीं हरे लोग रिश्तों और टीम हार्मनी को सबसे ऊपर रखते हैं। इनके लिए टीम वर्क सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि काम करने का तरीका होता है। ये टकराव से बचना पसंद करते हैं और हर स्थिति में ये सोचते हैं कि सामने वाले को कैसा महसूस होगा। इसलिए इनके आसपास रहने पर लोग खुद को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करते हैं। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि हरे व्यक्तित्व के लोग बेहतरीन लिसनर्स होते हैं। ये सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं को सच में समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें तेज तर्रार माहौल नहीं बल्कि एक स्टेबल, शांत और सामंजस्यपूर्ण वातावरण पसंद होता है, जहां हर कोई मिलजुल कर आगे बढ़े। बदलाव इन्हें डराता नहीं है, लेकिन अचानक और बिना तैयारी के आए बदलाव इन्हें असहज कर सकते हैं। इन्हें समय चाहिए, सोचने का, समझने का और धीरे धीरे अपनाने का। लेकिन यही अच्छाई कभी कभी इनकी कमजोरी भी बन जाती है। हरे लोग अक्सर अपनी राय खुलकर रखने से झिझकते हैं, क्योंकि वे किसी को दुखी या नाराज नहीं करना चाहते। वे ना कहने में कठिनाई महसूस करते हैं और कई बार दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख देते हैं। बदलाव का विरोध करना और कंफर्ट जोन में बने रहना भी इनकी एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
लेकिन अगर ये लोग खुद पर भरोसा करना सीख लें और अपनी आवाज को महत्व दें, तो यही स्थिरता और सहानुभूति इन्हें एक शानदार टीम बिल्डर और भरोसेमंद साथी बना देती है। संक्षेप में, हरा व्यवहार हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ तेज दौड़ने का नाम नहीं है। कभी कभी ठहरना, सुनना और साथ चलना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अध्याय 5, नीला व्यवहार, अनुरूपता और सटीकता। नीले व्यक्तित्व वाले लोग वो होते हैं जो जिंदगी को गैसवर्क से नहीं बल्कि लॉजिक और फैक्ट से चलाते हैं। ये लोग स्वभाव से एनालिटिकल, सिस्टमैटिक और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। जहां दूसरे लोग अंदाजे से काम कर लेते हैं, वहीं नीले लोग हर चीज को गहराई से समझना चाहते हैं। उनके लिए क्वालिटी और एक्यूरेसी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि काम करने का तरीका होते हैं। नियम, प्रक्रिया और स्टैंडर्ड्स इनके लिए सुरक्षा की तरह होते हैं, जिनके अंदर रहकर ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि नीले व्यक्तित्व वाले लोग प्लानिंग और प्रॉब्लम एनालिसिस में बेहद मजबूत होते हैं। ये किसी भी समस्या को भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा, लॉजिक और कॉज इफेक्ट के आधार पर देखते हैं। अगर टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलतियों को पकड़ लेता है, जोखिमों की पहले से पहचान कर लेता है और हर कदम सोच समझ कर उठाता है, तो समझ लीजिए वहां कोई नीला जरूर मौजूद है। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ठोस तर्क के साथ। हालांकि नीले व्यवहार की यही ताकत कभी कभी उसकी कमजोरी भी बन जाती है। जरूरत से ज्यादा एनालिसिस उन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा सकता है। सही फैसला लेने की चाह में वे निर्णय को टालते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर एंगल से चीज परखनी होती है। कई बार उनका क्रिटिकल माइंडसेट दूसरों को कठोर या अति आलोचनात्मक लग सकता है, और भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी के कारण वे इमोशनली डिस्टेंट भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नीले व्यक्तित्व वाले लोग टीम की वो रीढ़ होते हैं जो सिस्टम को गिरने नहीं देते। जहां केओस होता है वहां नीला ऑर्डर लाता है, जहां भ्रम होता है वहां नीला क्लैरिटी देता है। अगर आप परफेक्शन, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो नीले व्यवहार वाले लोगों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये लोग स्पॉटलाइट में नहीं रहते, लेकिन पूरी इमारत इन्हीं की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। अध्याय 6, रंगों का मिश्रण, संयुक्त व्यक्तित्व। एरिक्सन इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई सामने रखते हैं। इंसान कोई सिंगल कलर पर्सनैलिटी नहीं होता। जिंदगी उतनी सिंपल नहीं होती कि कोई सिर्फ रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू ही हो। असल में हम सब अलग अलग रंगों का एक जीवंत मिक्स होते हैं, जहां एक या दो रंग ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और बाकी रंग बैकग्राउंड में मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि इंसानी व्यवहार इतना अनप्रिडिक्टेबल और फैसिनेटिंग लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से रेड जैसा डिसाइसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड दिखता है, लेकिन अंदर से उसमें ग्रीन की सेंसिटिविटी और केयर भी होती है। या फिर कोई येलो की तरह एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ब्लू की तरह लॉजिकल और डिटेल फोकस्ड भी बन जाता है। यही रंगों का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति को यूनिक बनाता है। एरिक्सन समझाते हैं कि हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग रंग दिखाते हैं। काम पर एक कलर, रिश्तों में दूसरा और तनाव के समय कोई तीसरा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि किसी को सिर्फ एक लेबल में बांध देना सबसे बड़ी गलती है। जब हम किसी इंसान के बिहेवियर को उसके कंबाइंड कलर्स के नजरिए से देखते हैं, तो जजमेंट कम होता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमें यह एहसास होता है कि सामने वाला कंफ्यूजिंग नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्सिटी ही इंसान होने की पहचान है। एरिक्सन का साफ मैसेज है, अगर आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो उनके डोमिनेंट कलर के साथ साथ उनके सेकेंडरी कलर्स को भी पढ़ना सीखिए। यही स्किल आपको बेहतर कम्युनिकेटर, बेहतर लीडर और बेहतर इंसान बनाती है। क्योंकि जब आप रंगों के इस खेल को समझ लेते हैं, तब आपको यह भी समझ आ जाता है कि दुनिया काले सफेद में नहीं बल्कि अनगिनत रंगों में बनी है। अध्याय 7, संवाद में रंगों की भूमिका। यह अध्याय हमें एक बेहद जरूरी सच्चाई से रूबरू कराता है। हर इंसान एक ही भाषा बोलता है, लेकिन हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। एरिक्सन बताते हैं कि जब तक हम सामने वाले के रंग को नहीं समझते, तब तक हमारी बात सही होने के बावजूद असर नहीं करती। यही कारण है कि कई बार सही शब्द भी गलत लगते हैं और अच्छी नीयत के बावजूद गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। लाल यानी रेड व्यक्तित्व वाले लोग संवाद में सीधे, तेज और मुद्दे पर आने वाले होते हैं। उन्हें लंबी भूमिका या ज्यादा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं होती। वे चाहते हैं बॉटम लाइन बताओ, अब क्या करना है। अगर आप रेड पर्सनैलिटी से बात करते समय घुमा फिरा कर बात करेंगे तो उनका धैर्य जल्दी खत्म हो सकता है। इनके साथ संवाद में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट फोकस्ड भाषा सबसे ज्यादा असर करती है।
पीले यानी येलो व्यक्तित्व संवाद को एक कहानी बना देते हैं। वे बात करते हुए हंसते हैं, उदाहरण देते हैं, अनुभव साझा करते हैं और माहौल को लाइवली बना देते हैं। उनके लिए कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाना होता है। अगर आप येलो पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं तो थोड़ी एंथुजियाज्म, ह्यूमर और अप्रिसिएशन जरूर जोड़िए, वरना आपकी बात उनके लिए बोरिंग हो सकती है। हरे व्यक्तित्व कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सुनते हैं। वे सामने वाले को पूरा समय देते हैं और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इनके लिए रिस्पेक्टफुल टोन और पेशेंस बहुत मायने रखता है। अगर आप ग्रीन पर्सनालिटी पर दबाव डालकर बात करेंगे तो वे अंदर ही अंदर असहज महसूस करेंगे। इनके साथ संवाद में सॉफ्टनेस, एम्पैथी और भरोसे का भाव जरूरी है। नीले व्यक्तित्व को भावनाओं से ज्यादा फैक्ट्स, लॉजिक और डेटा पर भरोसा होता है। वे सवाल पूछते हैं, डिटेल्स चाहते हैं और हर बात का रीजन जानना पसंद करते हैं। इनके लिए ऐसा क्यों सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। अगर आप ब्लू पर्सनालिटी से बिना तैयारी या आधी अधूरी जानकारी के बात करेंगे तो वे आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। इनके साथ कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी और एविडेंस बेहद जरूरी है। एरिक्सन इस अध्याय में एक अहम बात कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि सामने वाले की भाषा में अपनी बात कहना है। जब हम अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखकर दूसरे व्यक्ति के रंग के अनुसार संवाद करना सीख लेते हैं, तब रिश्ते बेहतर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और समझ बढ़ती है। असल में संवाद की कला यही है, बोलना नहीं, जुड़ना सीखना। अध्याय 8, तनाव और संघर्ष में व्यवहार। जब जिंदगी सामान्य रफ्तार से चल रही होती है तब हर इंसान अपने व्यक्तित्व का संतुलित रूप दिखाता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट दरवाजा खटखटाते हैं, असली रंग और भी गहरे हो जाते हैं। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि तनाव किसी व्यक्ति को बदलता नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपी प्रवृत्तियों को एम्प्लीफाई कर देता है। यही वजह है कि मुश्किल हालात में लोग पहले से ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तनाव की स्थिति में लाल यानी रेड व्यक्तित्व वाले लोग और भी ज्यादा अग्रेसिव और नियंत्रणकारी हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज तुरंत ठीक होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो उनका गुस्सा सामने आ जाता है। वहीं पीले लोग फोकस खो बैठते हैं। वे ज्यादा बोलने लगते हैं, विषय बदलते रहते हैं और अव्यवस्थित दिखाई देने लगते हैं। तनाव उनके उत्साह को बिखेर देता है, जिससे वे खुद भी उलझ जाते हैं और दूसरों को भी उलझा देते हैं। हरे व्यक्तित्व जो सामान्यतः शांत और सहयोगी होते हैं, तनाव में आकर भीतर ही भीतर सख्त हो जाते हैं। वे बदलाव का जोरदार विरोध करने लगते हैं और अपनी जिद पर अड़े रह सकते हैं, भले ही बाहर से शांत दिखें। दूसरी ओर नीले लोग तनाव में खुद को लोगों से काट लेते हैं। वे ज्यादा सोचने लगते हैं, हर छोटी बात का विश्लेषण करते हैं और भावनात्मक रूप से डिटैच्ड दिखाई देने लगते हैं, जिससे संवाद और मुश्किल हो जाता है। एरिक्सन इस अध्याय में एक अहम बात समझाते हैं, संघर्ष को संभालने की कुंजी दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि उनके स्ट्रेस बिहेवियर को समझना है। जब हम जान जाते हैं कि सामने वाला इंसान तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देता है, तो हम उसकी प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत हमला मानने के बजाय एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देख पाते हैं। यही समझ हमें शांत रहने, सही शब्द चुनने और तनावपूर्ण हालात में भी ज्यादा इफेक्टिव बनने की ताकत देती है। अंततः ये अध्याय हमें सिखाता है कि संघर्ष से बचना संभव नहीं है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना जरूर सीखा जा सकता है। जैसे ही आप लोगों के रंगों को तनाव में पहचानना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि रिश्ते टूटने के बजाय मजबूत होने लगते हैं, और यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। अध्याय 9, कार्यस्थल में व्यक्तित्व के रंग। कार्यस्थल किसी रंगीन कैनवस की तरह होता है, जहां हर व्यक्तित्व अपना अलग रंग भरता है। लाल यानी रेड व्यक्तित्व वाले लोग वहां चमकते हैं जहां तेज फैसले, लीडरशिप और परिणामों की जिम्मेदारी चाहिए। वे लक्ष्य पर नजर रखकर टीम को आगे बढ़ाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। ऐसे लोग अक्सर टीम को दिशा देने वाले इंजन की तरह काम करते हैं, जो सबको आगे की ओर धकेलता है। वहीं पीले यानी येलो व्यक्तित्व वाले लोग माहौल में जान डालते हैं। सेल्स, मार्केटिंग और लोगों से जुड़ी भूमिकाओं में उनकी ऊर्जा, उत्साह और कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल दिखाती हैं। ये लोग आइडियाज बेचने में माहिर होते हैं और अपने जोश से दूसरों को भी प्रेरित कर देते हैं। ऑफिस में अगर कोई माहौल को हल्का और सकारात्मक बना सकता है, तो अक्सर वही पीला व्यक्तित्व होता है। हरे व्यक्तित्व वाले लोग कार्यस्थल की रीढ़ होते हैं। कस्टमर सर्विस, टीम सपोर्ट और सहयोगात्मक भूमिकाओं में उनकी सहनशीलता और समझदारी टीम को स्थिरता देती है।
ये लोग टकराव को शांति से सुलझाते हैं और ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग सुरक्षित और सुने हुए महसूस करते हैं। जब टीम में भरोसा और सामंजस्य चाहिए तो हरे रंग की ताकत सबसे ज्यादा काम आती है। और फिर आते हैं नीले व्यक्तित्व वाले लोग, जो एनालिसिस, प्लानिंग और डेटा ड्रिवन डिसीजंस में माहिर होते हैं। ये लोग हर चीज को गहराई से समझना चाहते हैं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर काम करते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। जहां प्रिसिजन और एक्यूरेसी जरूरी हो, वहां नीला व्यक्तित्व टीम के लिए अमूल्य साबित होता है। एरिक्सन जोर देकर कहते हैं कि एक सफल और मजबूत टीम वही होती है जहां सभी रंगों का संतुलन हो। सिर्फ एक ही रंग की टीम या तो बहुत तेज लेकिन अस्थिर हो सकती है, या बहुत शांत लेकिन धीमी। जब रेड का ड्राइव, येलो की एनर्जी, ग्रीन की स्टेबिलिटी और ब्लू की क्लैरिटी एक साथ मिलती हैं, तब टीम सिर्फ काम नहीं करती, वो असाधारण परिणाम पैदा करती है। यही संतुलन किसी भी कार्यस्थल को साधारण से उत्कृष्ट बनाता है। अध्याय 10, व्यक्तिगत रिश्तों में रंग। व्यक्तिगत रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती प्यार की कमी नहीं होती, बल्कि समझ की कमी होती है। हर इंसान अपने साथ एक अलग पर्सनालिटी कलर लेकर आता है। कोई तेज और निर्णायक होता है, कोई भावनात्मक और संवेदनशील, तो कोई तर्क और नियमों की दुनिया में जीता है। जब दो अलग अलग रंगों के लोग करीब आते हैं तो शुरुआत में यही फर्क आकर्षण बन जाता है, लेकिन समय के साथ वही फर्क अगर समझा न जाए तो वही कॉन्फ्लिक्ट की जड़ भी बन सकता है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि अक्सर रिश्तों में हम अपने साथी को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि असली समाधान बदलने में नहीं, स्वीकार करने में छुपा होता है। जब आप अपने पार्टनर के बिहेवियर पैटर्न और कम्युनिकेशन स्टाइल को पहचान लेते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लड़ाइयों में बदलने से बच जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक रेड पर्सनालिटी वाला व्यक्ति तेज फैसले चाहता है, जबकि ग्रीन पर्सनालिटी वाला व्यक्ति भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता खोजता है। दोनों गलत नहीं हैं, बस अलग हैं। स्वस्थ रिश्ते वहीं बनते हैं जहां हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाला जानबूझकर हमें चोट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस संतुलित होने लगती हैं और रिश्ते में इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है। यही समझ रिश्ते को सिर्फ चलने लायक नहीं, बल्कि खिलने लायक बनाती है। आखिरकार एरिक्सन का संदेश साफ है, जब हम अपने रिश्तों में रंगों को पहचानना सीख लेते हैं तो हम न केवल बेहतर साथी बनते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि सामने वाले को उसकी पूरी रंगीन सच्चाई के साथ स्वीकार करने की कला है। अध्याय 11, अनुकूलन और प्रभावी संवाद। ये अध्याय हमें एक बेहद जरूरी लाइफ स्किल सिखाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का असली राज। एरिक्सन बताते हैं कि हर व्यक्ति एक ही भाषा में बात नहीं समझता, क्योंकि हर किसी का पर्सनालिटी टाइप अलग होता है। इसलिए अगर हमें लोगों से जुड़ना है, उन्हें समझना है और अपनी बात असरदार ढंग से रखनी है, तो हमें अपने संवाद को सामने वाले के अनुसार अडैप्ट करना सीखना होगा। लाल व्यक्तित्व वालों के साथ बातचीत करते समय बात को छोटा, साफ और गोल ओरिएंटेड रखें। इन्हें लंबी भूमिका या भावनात्मक कहानियां पसंद नहीं आती, बल्कि सीधा पॉइंट और क्लियर रिजल्ट चाहिए। वहीं पीले व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संवाद में थोड़ा उत्साह, मुस्कान और पॉजिटिव एनर्जी जोड़ना जरूरी होता है। ये लोग बातें, आइडियाज और इंटरैक्शन से जुड़ते हैं, इसलिए उनके साथ संवाद को हल्का, खुला और सामाजिक बनाइए। हरे व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए संवाद में पेशेंस, समझ और सहयोग सबसे अहम है। इन्हें सुना जाना अच्छा लगता है और ये टकराव से बचते हैं, इसलिए इनके साथ बातचीत करते समय भरोसे और अपनापन महसूस कराना जरूरी होता है। दूसरी ओर नीले व्यक्तित्व वाले लोग तथ्यों, योजना और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं। इनके सामने बिना तैयारी के जाना या अधूरी जानकारी देना संवाद को कमजोर बना सकता है। एरिक्सन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अडैप्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप नकाब पहन लें या अपना असली व्यक्तित्व बदल दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले की सोच, जरूरत और शैली को समझकर अपनी बात उस भाषा में रखें जिसे वो आसानी से स्वीकार कर सके। जब आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ संवाद नहीं सुधरता, बल्कि रिश्ते गहरे होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की असली ताकत। अध्याय 12, आत्म जागरूकता और विकास। एरिक्सन इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी लेकिन सरल सच्चाई सामने रखते हैं। दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक हम अपने ही पर्सनालिटी टाइप को नहीं पहचानते, तब तक हम ना तो दूसरों से सही अपेक्षा कर पाते हैं और ना ही खुद से।
सेल्फ अवेयरनेस हमें एक आईने की तरह दिखाती है कि हमारी असली ताकत कहाँ है और हमारी कमजोरियां किस रूप में हमारे रास्ते में रुकावट बन रही हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्म जागरूकता कोई कमी निकालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम किसी स्थिति में वैसा क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों कुछ चीजें हमें जल्दी ट्रिगर कर देती हैं और क्यों कुछ काम हमें नेचुरली अच्छे लगते हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। एरिक्सन पाठकों को एनकरेज करते हैं कि वे अपने कम प्रभावी पहलुओं से भागे नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर धीरे धीरे सुधारें। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि विकास का मतलब अपने स्वभाव को बदलना नहीं, बल्कि उसे बैलेंस करना है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स होती हैं। कोई निर्णय लेने में तेज है, कोई रिश्ते निभाने में, कोई प्लानिंग में माहिर है, तो कोई क्रिएटिविटी में। आत्म जागरूक व्यक्ति वही होता है जो इन गुणों को निखारते हुए अपनी सीमाओं पर भी ईमानदारी से काम करता है। यही प्रक्रिया हमें सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं, बल्कि ज्यादा समझदार, संतुलित और कॉन्फिडेंट बनाती है। अंत में यह अध्याय एक पावरफुल रिमाइंडर देता है, जब आप खुद को समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान नहीं, लेकिन स्पष्ट जरूर हो जाती है, और क्लैरिटी के साथ लिया गया हर छोटा कदम आपको आपके सबसे अच्छे वर्जन की ओर ले जाता है। अध्याय 13, गलतफहमियां और चुनौतियां। इस अध्याय में थॉमस एरिक्सन एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई सामने रखते हैं। ज्यादातर रिश्ते बुरी नीयत से नहीं, बल्कि गलत समझ से बिगड़ते हैं। जब अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स आपस में टकराते हैं तो हम अक्सर सामने वाले के व्यवहार को उसके इरादों से जोड़ देते हैं, जबकि असल में वो उसकी नेचर होती है। यहीं से गलतफहमियों की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे बड़ी चुनौतियों का रूप ले लेती हैं। अक्सर रेड पर्सनालिटी वाले लोगों को अग्रेसिव या हुक्म चलाने वाला समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि वे तेज निर्णय लेने वाले और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी सीधी बात कई बार कठोर लग सकती है। इसी तरह येलो पर्सनालिटी वाले लोगों को सुपरफिशियल या गैर गंभीर माना जाता है, जबकि वे असल में ऊर्जा, उत्साह और क्रिएटिविटी से भरे होते हैं। उनका फोकस माहौल को हल्का और सकारात्मक बनाए रखना होता है, न कि हर चीज को बोझिल बनाना। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग अक्सर पैसिव या निर्णय न लेने वाले समझे जाते हैं, लेकिन उनके लिए रिश्तों में शांति और स्थिरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वे टकराव से बचते हैं क्योंकि उन्हें हार्मनी पसंद है, न कि इसलिए कि उनके पास अपनी राय नहीं होती। वहीं ब्लू पर्सनालिटी वाले लोगों को कोल्ड या भावनाहीन कह दिया जाता है, जबकि वे भावनाओं से ज्यादा लॉजिक, फैक्ट्स और एक्यूरेसी पर भरोसा करते हैं। उनके लिए सही होना भावुक दिखने से ज्यादा अहम होता है। एरिक्सन समझाते हैं कि जब हम किसी व्यवहार के पीछे छिपी मोटिवेशन को समझना शुरू करते हैं तो हमारी नज़र बदलने लगती है। हम लोगों को लेबल करना छोड़ देते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं। यही समझ रिश्तों में सहनशीलता लाती है, संवाद को बेहतर बनाती है और अनावश्यक टकराव को रोकती है। अंततः ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि इंसानों को बदलने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत होती है, क्योंकि समझ से ही भरोसा पैदा होता है और भरोसे से मजबूत रिश्ते। अध्याय 14, व्यावहारिक अनुप्रयोग और उदाहरण। इस अध्याय में एरिक्सन किताब को थ्योरी की दुनिया से निकालकर सीधे रियल लाइफ में ले आते हैं। यहाँ डिस्क मॉडल सिर्फ समझने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल बन जाता है जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस जैसे वर्क प्लेस, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप या कॉन्फ्लिक्ट में लोगों का व्यवहार उनके रंगों से जुड़ा होता है। एरिक्सन बताते हैं कि जब आप किसी मीटिंग में किसी रेड पर्सनालिटी को डायरेक्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। वहीं येलो पर्सनालिटी के साथ एनर्जी, अप्रिसिएशन और ओपन कॉन्वर्सेशन ज्यादा असरदार होती है। ग्रीन लोगों को ट्रस्ट और पेशेंस चाहिए, जबकि ब्लू पर्सनालिटीज क्लैरिटी, फैक्ट्स और एक्यूरेसी से कनेक्ट करते हैं। ये उदाहरण ये सिखाते हैं कि हर इंसान को एक ही तरीके से समझने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है। इस अध्याय की सबसे खास बात यह है कि ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करता है। आप खुद से पूछने लगते हैं कि मैं किस सिचुएशन में कौन सा कलर ज्यादा दिखाता हूं, और अगर मैं सामने वाले के DISC स्टाइल को समझ लूं तो क्या मैं उस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता हूं। एरिक्सन साफ कहते हैं कि DISC मॉडल लोगों को लेबल करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें बेटर तरीके से समझने के लिए है। अंत में यह अध्याय एक पावरफुल मैसेज देता है, नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो एक्शन में बदले। DISC को अगर आप सिर्फ पढ़कर भूल जाते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसे डेली लाइफ में कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं, बातचीत में, फैसलों में और रिएक्शंस में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और इन्फ्लुएंस तीनों कई गुना बढ़ सकते हैं। यही इस अध्याय का असली सार है, थ्योरी से प्रैक्टिस और कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर। अध्याय 15, निष्कर्ष और मुख्य संदेश।
इस अंतिम अध्याय में थॉमस एरिक्सन पूरी किताब का सार एक गहरे लेकिन सरल संदेश में समेट देते हैं। कोई भी पर्सनैलिटी टाइप अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अलग होता है। लाल, पीला, हरा या नीला, हर रंग की अपनी ताकत है और अपनी सीमाएं भी। समस्या तब पैदा होती है जब हम दूसरों को अपने नजरिए से जज करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि सामने वाला दुनिया को एक अलग लेंस से देख रहा है। एरिक्सन समझाते हैं कि जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं और अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तब हमारी जिंदगी में टकराव कम और समझ बढ़ने लगती है। हम कम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ज्यादा पेशेंट बनते हैं और रिश्तों में एक नेचुरल ईज महसूस करने लगते हैं। यही समझ हमें बेटर लीडर, बेटर पार्टनर और बेहतर इंसान बनाती है। ये अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं, बल्कि रियल लाइफ सुपर पावर्स हैं। जब हम अपने ही बिहेवियर के रंग को पहचानते हैं और दूसरों के रंगों का सम्मान करते हैं, तब कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रोथ के अवसर में बदल जाते हैं। दुनिया तब इडियट से भरी हुई नहीं लगती, बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से भरी एक रंगीन जगह बन जाती है। अंत में लेखक पाठकों को एक सुंदर इन्विटेशन देते हैं। डाइवर्सिटी को टॉलरेट नहीं, सेलिब्रेट कीजिए। मानवीय व्यवहार की जटिलता को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी के रूप में देखिए। क्योंकि जब हम डिफरेंसेस को समझना सीख जाते हैं, तभी हम सच में कनेक्ट करना सीखते हैं। यही इस किताब का असली टेक अवे है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कला सीखो। सराउंडेड बाय इडियट्स का केंद्रीय विचार एक बहुत ही साधारण लेकिन गहराई से झकझोर देने वाली सच्चाई पर आधारित है। लोग न तो जन्म से इडियट्स होते हैं और न ही हर कोई जीनियस। असल में लोग बस अलग अलग तरह से सोचते, महसूस करते और प्रतिक्रिया देते हैं। थॉमस एरिक्सन इस भ्रम को तोड़ते हैं कि सामने वाला जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। वे बताते हैं कि ज्यादातर संघर्ष, बहस और गलतफहमियां किसी की नीयत से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के अंतर को न समझ पाने से पैदा होती हैं। ये किताब हमें सेल्फ अवेयरनेस की ताकत से रूबरू कराती है। जब हम अपने ही व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी सोच को समझने लगते हैं, तभी हमें दूसरों को समझने की असली कुंजी मिलती है। एरिक्सन जोर देकर कहते हैं कि हर पर्सनैलिटी टाइप की अपनी अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। कोई तेज और निर्णायक है, कोई भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण, कोई विश्लेषणात्मक है, तो कोई ऊर्जा से भरा हुआ, और यही विविधता दुनिया को चलाती है। पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सच यह है कि लोग बदलने से ज्यादा समझे जाना चाहते हैं। जब हम सामने वाले के व्यवहार के पीछे की सोच और प्रेरणा को समझ लेते हैं, तो संवाद आसान हो जाता है, रिश्ते गहरे बनते हैं और टकराव अपने आप कम होने लगते हैं। यही अडैप्टेबिलिटी हमें न सिर्फ बेहतर प्रोफेशनल बनाती है, बल्कि बेहतर इंसान भी। एरिक्सन ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये दृष्टिकोण केवल वर्कप्लेस या बिजनेस सक्सेस तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव हमारे रिश्तों, दोस्ती, परिवार और यहाँ तक कि हमारी इनर पीस पर भी पड़ता है। जब हम मानवीय व्यवहार की विविधता को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो शिकायतें कम और समझ बढ़ने लगती है। किताब का अंतिम संदेश बेहद सकारात्मक और सशक्त है। डाइवर्सिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ पावर। जब हम लोगों को लेबल करना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं, तब जिंदगी ज्यादा सरल, रिश्ते ज्यादा मजबूत और हम खुद ज्यादा खुश और सफल बन जाते हैं। यही सोच सराउंडेड बाय इडियट्स को सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका बना देती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।